नमस्कार, मैं हूं राजेश यादव। आप देख रहे हैं टीवी 24 और इस समय मैं आपको एक ऐसी खबर को बताने ले चल रहा हूं कि जो काफ़ी दिनों से सुर्खियों में बनी हुई है अभी भी, लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की। लगातार सुगबुगाहट है, लेकिन अभी भी चेहरा फाइनल नहीं हो पाया है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा जी मौजूद हैं। सबसे बड़ा सवाल, आप पॉलिटिकल एडिटर हैं और काफ़ी जानकारियां भी पॉलिटिकल से रखते हैं, तो भाजपा, क्या वजह है कि भाजपा अभी भी प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा सामने नहीं ला पाई? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की बात कर लें या राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी की बात कर लें, अभी तक चेहरा सामने नहीं आया है। उत्तर प्रदेश में भूपेंद्र चौधरी कमान संभाले हुए हैं, राष्ट्र में नड्डा कमान संभाले हुए हैं। अब ये क्यों नहीं सामने चेहरा ला पा रहे, इसके पीछे कई वजह सामने आती हैं। आपको याद होगा 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ, तब बीजेपी बड़ी संख्या में सीटें जीतने का दावा कर रही थी, केंद्र स्तर पर 400 पार की बात कर रही थी। लेकिन जब रिजल्ट सामने आए तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगता हुआ दिखाई दिया। समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीती और कांग्रेस 6 सीटों के साथ आगे बढ़ी। बीजेपी ने बात नहीं सोची थी कि इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। अब उस हार के अगर पहलू खोजें, अगर उस हार की तह में जाएं, तो ये पता चलेगा कि एक बड़ा वर्ग था, ओबीसी वर्ग का वोट बीजेपी से दूर गया। बड़ा झटका, क्योंकि लगातार विपक्ष ये बात कर रहा था कि बीजेपी 400 पार की बात क्यों कर रही है, 400 पार आते ही बीजेपी संविधान बदलेगी। और ये बात अंतिम व्यक्ति तक विपक्ष पहुंचाने में सफल रहा और झटका लगा भारतीय जनता पार्टी को। अब बीजेपी ये बात समझ गई है कि अगर बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बिना किसी तैयारी के चुना, तो आने वाले समय में यानी कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में होने हैं, उसमें फिर से झटका मिल सकता है, यानी कि लोकसभा का जो रिजल्ट है वो रिपीट हो सकता है। और इसीलिए माना जा रहा है कि ओबीसी चेहरे पर ही कार्ड खेला जाएगा, ओबीसी कार्ड खेला जाएगा। और इसीलिए अगर नामों की बात करें, देखिए आप भी फील्ड में रहते हैं, आपको भी पता है कि सबसे आगे कौन सा नाम चल रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का नाम सबसे आगे रेस में चल रहा है। पहली बात तो आप 2017 का रिजल्ट उठा के देखिए, जब समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी और चुनावों में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अजय जी, आपने एक बात कही कि जो 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ा कारण क्या था जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इतनी जो प्रचंड बहुमत से जीती थी बीजेपी उत्तर प्रदेश में, उसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी बिल्कुल मुंह की खानी पड़ गई? क्या वजह थी? देखिए, बीजेपी का अगर चुनाव आप उठा के देखेंगे, आप 2022 का चुनाव देखिए उत्तर प्रदेश में, आप 2019 का लोकसभा चुनाव देखिए, आप 2017 का विधानसभा चुनाव देखिए, आप 2014 का लोकसभा चुनाव देखिए, बीजेपी हमेशा से अटैकिंग पोजीशन में रही है, विपक्ष डिफेंसिव पोजीशन में रहा है। लेकिन 2024 का आप चुनाव जब देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, यहां विपक्ष अटैकिंग पोजीशन पे रहा और बीजेपी डिफेंसिव पोजीशन पे रही। लगातार विपक्ष जो कह रहा था कि बीजेपी 400 पार की बात इसलिए कर रही है क्योंकि संविधान बदल दिया जाएगा, और ये बात अंत तक यानी बूथ स्तर तक जो आखिरी व्यक्ति था, चाहे वो दलित वर्ग से हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग से हो, चाहे शोषित वंचित वर्ग से हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग से हो, अति पिछड़ा वर्ग से हो, आदिवासी समाज से हो, सब तक ये बात विपक्ष ने पहुंचा दी। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो 2024 के लोकसभा के चुनाव में, वो सबसे बड़ा मुद्दा संविधान का था, संविधान बदलने का था। इसका मतलब यही? बिल्कुल, संविधान केंद्र में था। आप देख रहे होंगे जब राहुल गांधी, अखिलेश यादव जहां जाते थे तो हाथ में संविधान की प्रति और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो रहती थी, और यह बात क्लियर हो गई थी कि संविधान के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। और यह बात अब तक चल रही है, जहां जहां राहुल गांधी, आप बिहार में उठा के देख लीजिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात हो रही है, संविधान की बात हो रही है, तो विपक्ष ये बात जानता है कि बीजेपी को हम संविधान के मुद्दे पर ही पटके नहीं दे सकते। और 2024 का चुनाव इसका जीतता जागता उदाहरण है। मतलब इससे ज्यादा क्लियर उदाहरण आपको, क्लियर एग्जाम्पल मिल नहीं सकता है जो लोकसभा चुनाव में मिला। और यही बात है कि बीजेपी ओबीसी कार्ड खेलना चाहती है। आप उपराष्ट्रपति पद को देख लीजिए, आप उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने उम्मीदवार घोषित किया, उम्मीदवार ओबीसी वर्ग से ही बनाया। महाराष्ट्र के राज्यपाल को अगर
एनडीए अपना उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के लिए बनाता है तो ओबीसी वर्ग से आते हैं, यानी कि एक बड़ा वोट बैंक। अगर आप ओबीसी की आबादी सीपी राधाकृष्णन बिल्कुल बैकवर्ड। आप ओबीसी की अगर वर्ग की बात करेंगे तो इस वक्त सबसे बड़ा वोट बैंक वही है और बीजेपी का टारगेट वही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस ताकत के साथ आगे बढ़ रही है और जिस तरह से कांग्रेस उसका साथ दे रही है, बीजेपी ये बात जानती है कि अगर तैयारी हर क्षेत्र में नहीं की गई, बड़ा वोट बैंक नहीं साधा गया, तो फिर 2024 में झटका लगा था वो 2027 में भी लग सकता है। बिल्कुल 2027 में झटका लग सकता है, क्योंकि 2024 में अगर देखा जाए लोकसभा के चुनाव में, तो लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी या कहें इंडिया गठबंधन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मजबूती से लड़ा और 37 सीटें जीत कर ले आया, तो कहीं ना कहीं देखा जाए बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि 2027 में अगर बीजेपी इस सबक को नहीं सीखती है तो बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिर उसके बाद चाहे बिहार का चुनाव हो चाहे फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, दोनों चुनाव में बीजेपी को पटखनी मिल सकती है। तो सबसे बड़ी बात एक चीज़ और आपको एक सवाल अभी खड़ा होता है कि अगर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन जिस तरीके से 2024 के लोकसभा के चुनाव में अगर बाबा साहब के मुद्दे पर या संविधान के मुद्दे पर वोट हासिल किया, तो आखिर वो वोट किसका था? क्योंकि संविधान को अगर देखा जाए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले अगर लोग हैं तो एससी एसटी के ज़्यादातर हैं। तो क्या एससी एसटी जो वोटर हैं, इसके पहले वो बहुजन समाज पार्टी के थे, बहुजन समाज पार्टी के पाले में, बहुजन समाज पार्टी के खाते में एससी वोटर जाता था, क्या वही वोटर तब्दील हुआ इंडिया गठबंधन को? मैं ये भी सवाल, जो हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, मैं ये भी सवाल पूछूंगा कि आखिर जो एससी वोटर बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती का था, क्या वो वोटर जो है 2024 में के लोकसभा में तब्दील हुआ इंडिया गठबंधन के साथ? बिल्कुल, अगर देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो एससी एसटी वोटर्स थे उन्होंने भी इंडिया अलायंस का साथ दिया था। बिना किसी भी वोटर को उठा के देख ली, किसी भी वर्ग के वोटर को, आप देखेंगे कि जब तक सारे वर्ग का वोट नहीं मिलता है तब तक इतनी बड़ी जीत हासिल होना इम्पॉसिबल से लगती है। एससी एसटी वोटर्स का, तभी आप बसपा में देखिए, बसपा खाता भी नहीं खोल पाई और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इतनी ज़्यादा सीटें मिल गई, तो जाहिर सी बात है एससी एसटी, पिछड़ा अति पिछड़ा, सबका वोट, अल्पसंख्यक का वोट मिला है और संविधान के मुद्दे पर ही मिला है। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि बाबा साहेब की अगर बात कर ले, अगर संविधान की बात कर ले, तो एससी एसटी वर्ग ज़्यादा मानता है। ये बिल्कुल सही है कि एससी एसटी वर्ग ज़्यादा मानता है, लेकिन बाबा साहेब की बात करें, संविधान पर देश का हर एक नागरिक मानता है उनको। जाहिर सी बात है, संविधान रीढ़ की हड्डी है देश की और उसको मानने वाले पूरे भारतवर्ष में। लेकिन जिस तरह से इंडिया अलायंस ने बताया कि संविधान बदला जा सकता है, इसका बड़ा इंपैक्ट जो है वो इस वोटर वर्ग पर पड़ा है, चाहे पिछड़ा अति पिछड़ा हो, चाहे एससी एसटी हो। और उसका ही रिजल्ट रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर मुंह की खानी पड़ी है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अब प्रदेश अध्यक्ष की जो बात है, जो हम लोगों की चर्चा का मेन विषय है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बन सकता है, इसीलिए जो पिछड़ा वर्ग है उसको बीजेपी टारगेट करने के लिए, उसको अपने पाले में लाने के लिए बड़ा चेहरा पिछड़ा वर्ग से सामने ला सकती है। और इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य रेस में सबसे आगे। आपने सही कहा कि केशव प्रसाद मौर्य इस बार रेस में सबसे आगे है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब तक अगर बात किया जाए तो अब तक बीजेपी जो है सिर्फ आंकड़े को टारगेट करती थी, लेकिन अब बीजेपी का दांव जो है वो पिछड़ा बनता जा रहा है। आखिर क्यों? इसकी वजह क्या है? क्या बीजेपी को लग रहा है कि अगर मैं अगड़े को लेकर चलूंगा तो 2027 में मुझे पटखनी खानी पड़ेगी? क्या सबसे बड़ी वजह यही है? नहीं, देखिए, अगड़े वोटर्स जो हैं, जिनकी बात हम सवर्ण वोटर्स की करते हैं, वो लगातार ये माना जाता है कि बीजेपी के साथ रहता है। अब जाहिर सी बात है, बीजेपी को पता है कि ये वोट बैंक है, ये हमारे साथ रहता है। जैसे कि एक समय बीएसपी के साथ एससी तौर से, उसमें भी जाटा वोटर्स आज भी चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। तो बीजेपी को पता है अब बीजेपी को उन वोटर्स को टारगेट करना है जो उससे कहीं ना कहीं छिटक चुके। तो जाहिर सी बात है, पिछड़ा वर्ग एक बड़ा वोट बैंक है और बीजेपी उस वोट बैंक को टारगेट करना चाहती है। आप एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर, उपराष्ट्रपति के एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर जब देखते हैं, तब नाम ओबीसी का सामने आता है। और उत्तर प्रदेश में भी केशव प्रसाद मौर्य ऐसे नेता हैं
जो अपनी काबिलियत बता चुके हैं 2017 में उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर। तो जाहिर सी बात है उनका नाम आगे चल रहा है। अब देखना ये होगा कि बनता कौन है अध्यक्ष, लेकिन अभी जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो केशव प्रसाद के। एक सवाल तो ये भी बनता है ना फिर कि केशव प्रसाद मौर्य को आगे कर दें, क्योंकि पिछड़े के नेता हैं केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो केंद्र में भी राष्ट्रपति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति भी पिछड़े से ही है, आदिवासी चेहरे से है। और उसके बाद उपराष्ट्रपति की बात है तो सीपी राधाकृष्णन का नाम बीजेपी ने आगे कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की अगर जो चर्चा की बात करें, जो केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे चर्चा हो रही है, केशव प्रसाद मौर्य खुद सीट अपनी हार जाते हैं तो, लेकिन सबसे बड़ी बात जब खुद जो अपनी सीट नहीं बचा सकता है तो उत्तर प्रदेश को कैसे बचाएगा? देखिए, अपनी सीट हार गया लेकिन उसके बाद भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया। जाहिर सी बात है संघ से आए हुए हैं और ये बात जानते हैं कि जो उनके अंदर नेतृत्व क्षमता है वो बड़ी क्षमता मानी जाती है उनके अंदर की। और 2017 में वो ये दिखा भी चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अब उनकी सीट हारने की बात है तो उसके पीछे आप भी जानते हैं कई कारण निकल कर सामने आते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी अंदरूनी जो सिरफुटौल वो भी अंदरूनी कला वो भी कभी कभी निकल कर सामने आती है। तो अगर कोई एक सीट हार जाता है तो ये मान लेना कि वो आगे जो है वो नेतृत्व नहीं कर सकता है या वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता है। ये थोड़ा सा बेईमानी हो जाएगा, ये हो जाएगा कि एक बड़े व्यक्तित्व को हमने छोटे दायरे में कैद कर दिया। क्योंकि 2017 में उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तब मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का ना सामने नाम था, ना योगी आदित्यनाथ वहाँ नेतृत्व कर रहे थे। बाद में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य 2017 में उनकी मेहनत और उनकी जो क्षमता है नेतृत्व करने की, उनकी ताकत है, वो सामने आ चुकी है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा उत्तर प्रदेश के लिए लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन नफीस के साथ राजेश यादव, TV 24 लखनऊ।